दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि हमारे छोटे से हमारे बुलावे पे, हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने मेरी बात रखी और पूरी इतने व्यस्त समय में से अपने को समय दिया है। मैं आज आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी लोग हैं उनमें अगर कोई राजनीति की सीढ़ी पे अगर कोई किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित, वंचित और दलित के लिए बोलता है तो वो एक ही व्यक्ति है, हनुमान बेनीवाल, जो सड़क से लेके संसद तक हर जगह हनुमान बेनीवाल की जो उपस्थिति है वो पूरे देश में किसान और नौजवान का सीना गर्व से ऊंचा करती है। मैं आज आपको इस अवसर पे ये कहना चाहता हूँ कि अब बेनीवाल साहब का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। बेनीवाल साहब ने मुझे ये बात कही है कि आप 2 मिनट बोलकर और आप सीधा मेरे को बुलाओ ताकि मेरे को जयपुर जाना है और कल जो मेरे को 5 सभाएं वो मीटिंग अटेंड करनी है। बेनीवाल साहब का ओजरा सर, सरदार सर और चूरू जिले की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई और साधुवाद। धन्यवाद हनुमान जी आपको। भोजरासर के अंदर एक जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की। उपस्थित छोटे भाई बलदेव जी, जिलाध्यक्ष मदन जी, सरपंच साहब गोदारा जी, भाई लालचंद जी, मूल साहब, सीताराम जी, मेरे साथ चल रहे भाई राजगंज जी चेयरमैन साहब, राजगंज आप बोलो, आप तो पूरी आते आप भी बोलना मुझे जाना था। सम्मानित मंच, मेरे साथ चल रहे अलग अलग संगठनों के नेतागण और नौजवान जो इस राजस्थान को एक नई दिशा, नई ऊर्जा के साथ देने को लालायित है। सबसे पहले तो मैं तेजाजी का भव्य मंदिर जो आपने बनाया, मैं बधाई देता हूं सारी आयोजन समिति को, पूरी टीम को और मातृशक्ति और बच्चियां के हिसाब से बैठिए और नौजवान जिस ताकत के साथ अपने नारों की गूंज जयपुर और दिल्ली तक पहुंचा रहा है और किसान के बेटे ये संदेश भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले सपना नहीं ले, राजस्थान फतेह करने के अंदर बीजेपी को बहुत जोर आएगा। हमें वो हर चीज याद है कि इस तरह किसानों को 1 साल तक लंबा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब देश का किसान संकट में था, इस देश के अंदर अगर किसी किसान के बेटे ने मंत्री पद को ठोकर मारी, सत्ता छोड़ी, वो नागौर का सांसद था जिसे अपने भाइयों को पीड़ा देख के सड़क के ऊपर वो चला गया और सत्ता दिल्ली के अंदर छोड़ी। भाइयों, अगर जिद्दी मोदी को किसी ने झुकाया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के किसान के बेटों ने, किसानों ने मोदी की हेकड़ी निकाल दी देश के अंदर और मोदी को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े।
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी पीड़ा और मानसिकता किसान के मामले में जो किरकिरी हुई, एक नया आदेश निकाला कि सेना को ठेके पे देंगे, सेना संविदा पर जाएगी, अग्निपथ योजना लाए और नए अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। भाइयों, देश के अंदर 450 से ज्यादा किसान के बेटे लोकसभा के अंदर और 150 से ज्यादा किसान राज्यसभा के अंदर है। इन जवानों की पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। अगर देश के जवानों के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी, अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी कि प्रधानमंत्री जी, आप ये मत सोचना कि पिछली बार की जो आपकी हार हुई है, इस बार आप जवानों को थका दोगे। वो किसान के बेटे हैं ये सारे, बॉर्डर की रखवाली करते हुए हमेशा हमारे लोगों ने सादत दी। इसलिए समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दूसरी जो बड़ी रैली जोधपुर के बाद होगी, वो आप भी किसी इलाके के अंदर बैठ के तय करेंगे। आगामी 1 महीने के अंदर अंदर इस इलाके के अंदर कम से कम 3 से 5 लाख देश का प्रदेश का जवान जुटेगा, अग्निपथ का विरोध करेगा। भाइयों, जब लोकसभा का सत्र चला था तब आपने देखा होगा, मैं जब लोकसभा के अंदर गया मुझे लगा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी बोलेगी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि हनुमान बेनीवाल अकेला ही तख्ती लेके खड़ा था लोकसभा के अंदर कि अग्निपथ वापिस लो। कांग्रेस वाले विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन वो मांग कर रहे थे कि राहुल और सोनिया के घर पे ईडी के छापे मत मारो, हमें परेशान मत करो। ये सही है, कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन सोनिया, राहुल और गैस सिलेंडर का एक पोस्टर लेकर मैं कह रहा हूँ बाद में भी कर सकते, तो कम से कम अग्निपथ के बारे में कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए। मैं तो अकेला सांसद हूँ, सब सारा विपक्ष मिलकर मजबूती से अग्निपथ के खिलाफ लड़ता तो निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश के अंदर जाता। भाइयों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता, मैं कोई बात पकड़ता हूँ मैं उसको बीच में नहीं छोड़ता, मेरी आदत है। मैंने एक वादा किया था राजस्थान के जवान किसानों से कि मैं वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दूंगा। मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। मैंने अगर कहा कि फला व्यक्ति को मैं सलाखों के पीछे डलाऊंगा, सलाखों के पीछे डलवाए। मैंने अगर कहा कि किसान के बेटों के सीनों पे जो गोलियां मार रहे हैं उनका रास्ता साफ कर देंगे, रास्ता भी साफ करके उनको दूसरा रास्ता दिखा दिया। सलमान परिवार जो कहता है वो करता है। अब की बार पार्टी बना के जब मैं बीच में आया, समय बहुत कम था, मुझे लोगों ने कहा कि किसान के बेटे हार जाएंगे। भाइयों, मैंने मदद करी, जितनी संख्या आपकी पिछली बार थी उससे 15-20 की संख्या 18 में बढ़ा दी, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए, या कांग्रेस के विधायक है, चाहे चूरू जिले में देखिए, आप राजगढ़ की हालत देख लीजिए, चूरू के अंदर झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर बाड़मेर, तमाम राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो अपने अपने इलाके के अंदर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इतना शोषण करें वापिस तो आना नहीं, क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड है 21 सीट। कम से कम चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे, पिछली बार 21 सीट में कांग्रेस थी। कि मैं जब कई जगह कहता हूँ भाई सीट तो जब आएगी ना, जब पब्लिक आपके साथ होगी, आपको तो लोगों को बुलाने के लिए किस तरह के वो करने पड़ते हैं। और अब क्योंकि गहलोत को सरकार बचानी है, इसलिए सरकार बचाने के लिए हर हथकंडा अपना के अपना टाइम पास करेंगे कि अगर कोई रात हो कांग्रेस में गहलोत रहा था, उसके बाद कांग्रेस खत्म होगी। वो अपना जो उनका मकसद है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। गुटों में बटी हुई कांग्रेस और बिना दूल्हे की भारतीय जनता पार्टी, 13 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन जो वसुंधरा 14 अगस्त बीजेपी का। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है, हर कोई रात को सीएम बन जाता है, सुबह तो वो मुख्यमंत्री रहता है, फिर कहता है मैं नहीं बन रहा हूँ, कोई पड़ोसी बन रहा है, उसके पीछे हो लेते हैं। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो कांग्रेस और भाजपा को आपने अच्छी तरह 70 साल राजस्थान के, मैं तो सरदार शेर के नौजवानों से एक ही वचन लेने के लिए आया हूँ कि मेरी जो लड़ाई है वो 20-25 साल लड़ते लड़ते मुझे हो गया। मारवाड़ की जो 45 सीट है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मारवाड़ की 45 सीट में से 25 पुरुष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी, इतना विश्वास। लेकिन भाइयों, लेकिन मारवाड़ की उन 25 सीटों से राज नहीं बढ़ेगा। मारवाड़ जब खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है बीकानेर जिला, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू,
सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर से चलते चलते टोंक से जब चलेंगे तो 125 से ज्यादा सीटों पे किसान के बेटों का बहुमत है। लेकिन वो वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को डालते हैं, और जिनको वोट डालते हैं बाद में कोई गहलोत की चप्पल उठाता है, कोई वसुंधरा की सैंडल उठाता है, वो आपका नाम नहीं लेता। ये हालात इस राजस्थान के अंदर है। ये हालात किसने किए? कौन वो थे जिन्होंने नौजवानों को इस तरह आत्महत्या करने पर मजबूर किया? कौन वो लोग थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर नहरी सिंचाई की जो परियोजनाएं थी उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया? अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो चूरू की पूरी धरती, सरदार शहर की धरती भी सोना उगलती, और यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य इस बात का था कि वो तो किसी के पिछले को बढ़ते गए, और धीरे 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 समय बढ़ता गया। हम घुटों में बटे रहे। हम किसान हैं, भोले हैं, किसी भी बात को मान लेते हैं, और जब समय निकल जाता है उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि काम तो बहुत गलत हो गया। मैं देख रहा हूँ राजस्थान के इलाकों के अंदर कांग्रेस, बीजेपी के लगातार बड़े कद्दावर नेता बैठे हैं। दुर्भाग्य इस बात का, एक हनुमान बेनीवाल मारवाड़ के अंदर जाता है, और जो राजस्थान के सबसे बड़ी किसान राजनीति थी, जिन्होंने किसानों को धोखे में रखकर 70 साल किसानों का शोषण किया, मैं एक व्यक्ति जाता हूँ, तमाम बड़े नेताओं से लड़ता हूँ, खुद की पार्टी बनाता हूँ, वसुंधरा से लड़ता हूँ, गहलोत से लड़ता हूँ, और मोदी से लड़कर संदेश देता हूँ कि हनुमान बेनीवाल तेजा जी का भक्त किसान कौम चाहता है, जिसे डर नहीं लगता, उस देश के किसानों के लिए हर समय तैयार है। भाइयों, जब मैं मारवाड़ के अंदर इन बड़े नेताओं को घर में घुसा सकता हूँ, तो आपको मेरी ओर देखना है। खाली नारे लगाने से और हल्ला करने से, सेल्फी खींचने से सत्ता में नहीं आओगे। सरदार शहर का विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बने, तारानगर का विधायक आरएलपी का बने, राजगढ़ का विधायक आरएलपी का बने। ये सीताराम जी नाइक हमारे बीच बैठे। सुजानगढ़ के अंदर आरएलपी ने चुनाव लड़ा, तब लोगों ने कहा था कि 5-7 हजार वोट आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों को, अपने अपने साधनों से, अपनी ताकत से वोटों की संख्या 32,000 प्लस सुजानगढ़ के अंदर करके ये संदेश किया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। ये चूरू की धरती कमजोर धरती नहीं है। सरदार शहर के किसान के बेटों ने, चूरू के किसान के बेटों ने सरहदों की रक्षा करते हुए हमेशा सीनों पे गोलियां खाई। चाहे जागीरदारी प्रथा थी, चाहे अंग्रेजों का राज, हर चीज का डट के मुकाबला किया। लेकिन धीरे 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 जब हमारे नेता कमजोर पड़ते गए तो हमारे लोग भी कमजोर पड़ गए। और जिस तरह का शोषण चूरू जिले के अंदर देखने को मुझे मिला कि हमारी जाति की सबसे बड़ी संख्या है, और जिन जातियों की संख्या नहीं है वो लोग चूरू जिले का शोषण 70 साल से करते हैं लगातार। तो भाइयों, ये ठीक तो आपको ही करना पड़ेगा। मेरा वोट नहीं लगता नहीं, मैं तो आपको जगाने के लिए निकला हूँ। मेरी लड़ाई में अगर आपको कोई कमी नजर आ जाए, मुझे कोई सुझाव दे देना, मैं और लड़ लूंगा जैसा कहोगे। लोकसभा में अकेला लड़ रहा हूँ, जब 24 MP आपको 100 मिलते हैं। गाय, जिसको भारतीय जनता पार्टी गाय माता कहती है, जिसके नाम से सत्ता के अंदर आई, गाय और राम मंदिर। गाय की लंपी बीमारी से कितनी गायों ने दम तोड़ दिया राजस्थान के अंदर। कोई MP नहीं बोला। पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले मैं बोला। जब मैं बोला तो कई लोग कहते हैं ये लंपी क्या है। अब जैसे सबको पता लगे लंपी क्या है। हर गांव के अंदर 300, 400, 100 से लेके गायों की मौत हो रही है। आज हमारा पशुधन खत्म हो रहा है। कौन बचाएगा इस पशुधन को, बताइए। जब कोरोना आया था, मोदी ने मरने के लिए छोड़ दिया और गहलोत ने भी मरने के लिए छोड़ दिया। 50 लाख मौतें देश के अंदर हुई। और कोरोना की दूसरी लहर के अंदर हमने जवानों को ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर दम तोड़ते हुए देखा था। भाइयों, ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा। हम तो इंसान थे, हम बोल के बता सकते थे, लेकिन ये तो पशु है। गाय अपनी पीड़ा किसको बताएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, जिस गाय को आप अपनी माँ मानते हो वो इस तरह दम तोड़ रही है। मोदी जी, गाय को बचाओ, क्यों नहीं बचा रहे हो आप? या ये संख्या कम करना चाहते हो? ये भी बयान दे दो कि भाई हम आधी गाय करना चाहते हैं। दे दो मोदी जी बयान करो, ज्यादा गाय हो गई। भाइयों, ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कहती है कि वहां तो कांग्रेस की सरकार है। अरे तुम सरकार कांग्रेस बीजेपी की, हमें उससे क्या लेना देना। लोगों को बचाओ, पशुधन को बचाओ। हमारे किसानों के पास दूसरी ताकत क्या है? यह तो खेती है, सिंचाई नहीं वहां पे, खेती के बंटवारे हो गए, धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। पशुधन है, अगर वो इस तरह मारा गया
किसान कहाँ जाएगा? पहले कितने मेले पड़ते थे आपके इलाके के अंदर, मेले पड़ने बंद हो गए। धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों को कि वीर तेजाजी महाराज को आप सरदार शेर होते हुए और हरियाणा होते हुए लखनऊ तक लेके चले गए। ये बहुत बड़ी जीत हमारे संघर्ष की हुई। और तेजाजी महाराज के जयकारा में इतना दम है कि तेजाजी महाराज की जय बोलते ही राजस्थान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि तेजाजी के भक्त आगे जय फूट जाते सारे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने धौलपुर जिले के बाढ़ में और डूंगरपुर जिले के गंगानगर किसान के बेटों को एक किया, एक मंच में लाया। जाट, यादव, गुजर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम का नारा इस राजस्थान के अंदर दिया। और उसी का परिणाम है कि सारी जातियों के किसान के बेटे जो किसान को हम चाहते हैं वो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को पसंद करते हैं। सत्ता छोड़ के अगर सड़क पर कोई लड़ा, पहली पार्टी राजस्थान के अंदर अगर बनाई, नेता तो आपको चूरू में बड़े बड़े नाम हुए थे, सीकर में बड़े नाम थे, देख लो आप देता हूँ उठा लोगों में जाएगा 52 में 57 में पार्टी नहीं बना पाए। या तो किसी हरियाणा की पार्टी का झंडा पकड़ा या कोई उत्तर प्रदेश के नेता का पोस्टर लगा के एमएलए एमपी बने होंगे। खुद की पार्टी बना के अगर सैकड़ों नेताओं को राजस्थान में तैयार किया, हनुमान बेनीवाल है जिसने 5-5 लाख का मंच उन नौजवान किसान के बेटों को दिया कि आधा घंटे तक किसान के बेटे भाषण देते। मैं जब बीजेपी के अंदर था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैलियां में देखता था, 30, 40, 50 हजार की रैली होती थी। हम चाहते थे कि अटल बिहारी की रैली मंच पर चढ़ जाए, मंच पर हमारा नंबर नहीं आता था क्योंकि बीजेपी तो किसान विरोधी है, वैसे भी आप जानते हैं। और आज वही हनुमान बेनीवाल जिससे संघर्ष किया, आपकी सेवा की, सत्ता को छोड़ा, अपने भाइयों का दिल जीता, किसान कौम के लिए लड़ा और सामंती ताकतों को राजस्थान के अंदर परास्त किया। उसका परिणाम ये निकला कि हनुमान बेनीवाल को दोनों हाथों से आशीर्वाद राजस्थान का किसान देता है और किसान के बेटे उसके लिए आधी रात को भी तैयार खड़े मिलते हैं। अभी जोधपुर की रैली के दौरान आपने देखा होगा कि बालोतरा में 9 बजे का टाइम था और मैं सुबह 5:15 बजे पहुंचा था बालोतरा के अंदर। फिर भी 3000 लोग बालोतरा में इंतजार कर रहे थे कि हमारा भाई आएगा, वो हमारे लिए लड़ रहा है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिला, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का मौका दूंगा। मैंने दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा तैयार करके राजस्थान के लोगों को जगह दिए, एक स्थान दिया। लोग कहते थे हम किधर जाएं, आपकी पार्टी बना दी खुद, आप इधर आ जाओ। सरदार शहर में 1 लाख वोट हो, आप तो 70,000 की पोलिंग करके 70,000 डाल देना, एमएलए जीत जाएगा। 20,000 वोटों तो जीतेगा नहीं जीतेगा। 1 लाख वो है और 50,000 एसी आपके मुस्लिम ये दूसरे आ जाएंगे 1.5 लाख में 1 लाख ले लोगे आपको। मैं ले रहा हूँ ना वहाँ। मैं भी जब गया था तो मेरे सामने कितनी बड़ी परिस्थितियां थी। आपने मेरे बारे में पूरा पढ़ना कि हनुमान ने शुरुआत कहाँ से की थी। मेरे समाज के तमाम बड़े नेता मुझे कुचलने के लिए, मारने के लिए रात और दिन एक कर दी थी उन लोगों ने, लेकिन उनको पछाड़ दिया, उन्हें फेंक दिया, उनका पता भी नहीं चला। वो घराने जो अपने घर से फतवे जारी करा करते थे वो मेरे घर पे आके बोले कि साहब हमारे बेटे को बना दो, हमारी बेटी को बना दो, हमारी पोती को बना दो। आप इस समाज के लोग आते हैं और मैंने उनकी मदद भी की, लेकिन मदद का परिणाम कुछ नहीं निकला। कोई गहलोत की गोद में बैठ गया, कोई वसुंधरा की गोद में बैठ गया और गहलोत से कोई छोटा तो उधर जाके सचिन पायलट की गोद में बैठ गया। हमारा तो खाली रहे। और हम तो भाई ऐसा कहते हैं वो करते हैं। जब गहलोत से दुश्मनी हुई, बेटे को हराया और दूसरी बार सरकार गिराने की पूरी कोशिश हम लोगों ने करी। हम नहीं गिरती उसकी किस्मत है, मैं तो क्या कर सकता। मेरे वोट तो तैयार थे, गिरने के लिए रेडी थे, तो कांग्रेस के लोग छोड़ के भागे थे। वैसे आपके यहाँ के एमएलए साहब तो सरकार गिरना नहीं थी उस समय, हमारे साथ ही थे। अरे भाई वो कैंप में थे, हम बाहर थे बीजेपी की तरफ, उस कैंप के अंदर थे। तो उसके लिए उनको धन्यवाद कि सरकार गिराने का उन्होंने प्रयास किया। अभी तबीयत ठीक है उनकी, हिम्मत वाला आदमी। भाइयों, सरदार शेर की जो पीड़ा है, हमें इस बात की पीड़ा होती है, हम ये सोचते हैं कि यार हम बहुत पीछे हैं। और यहाँ जब राजनीतिक रूप से चूरू जिले को देखते हैं तब एक ही चीज नजर आती है कि राजनीतिक रूप से अगर इस देश में कोई पिछड़ा जिला है वो चूरू है, जो संख्या बड़ी होते हुए भी अपने लोगों को विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं भेज पाते। ये चूरू की विडंबना। और हमारा जो संघर्ष और लड़ाई आप जानते हो कि हम सड़क पे कैसे आए, कैसे पार्टी बनी। चूरू की लड़ाई, चूरू में जब आपका अत्याचार हो रहा था, आपको शोषण हो रहा था और हनुमान बेनीवाल भाइयों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के सड़क पे आ गया, तो चूरू की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वहां पे मैं जोड़ना, मैं मेरे घर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे तो जब सत्ता के अंदर आना हो, तैयार बैठी है सत्ता, मोदी तैयार और ये सरकारें तैयार, आ जाओ
बड़ो मंत्री निकलो सड़कों पर आप, जिस तरह लोग मंत्री बनने के लिए घूमते हैं। लेकिन भाइयों, एक संदेश हमने दिया, जिद्दी जाट की जो परिभाषा है वो ये जाट जिद्दी है। वो जिद्दी जाट अगर देश के अंदर कोई है, वो नागौर का सांसद है, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन अपने भाइयों को गलत ट्रैक पर नहीं ले जाता। 5-5 लाख की रैली के अंदर, 5 लाख की रैली के अंदर कभी मैंने ये नहीं कहा कि रेल को जला दो, पटरियां उखाड़ दो, टावर जला दो या आग लगा दो। मैंने कहा कि कभी, मैं कहता हूँ चुपचाप अपने घर पे जाना, तोड़ फोड़ मत करना। हमारी कौम का मान और सम्मान देश में बढ़ाना है, हम रखवाले, हमने रक्षा करी इस देश की, प्रदेश की। और दिल्ली के अंदर जब भी बारी आक्रांत आते थे, अगर दिल्ली को बचाने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो जाट कौम के उन जवानों ने हमेशा किया जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। आज इतिहास उठा के देखो तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितनी शहादत हमने, जितने मुकाबले हमने किए, कोई नहीं कर पाया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि इतिहास के अंदर उन चीजों का कहीं वर्णन नहीं है। इतिहास लिखने वाला कौन था आप भी जानते हो। हम तो लड़ लेते थे, लड़ाई करके वापिस आके सो जाते थे, इतिहास दूसरे लोग लिख देते थे। जो 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 गायब हो गए, घूम गए, उनको भी शहीद बता दिया। जो लड़ाई से भागे, पीठ पे गोली लगी, वो भी शहीद हो गया। बताओ, लिखने वाले कर दिए, जिसकी सरकार भी करते गए। भाइयों, इसलिए सरकार की आवश्यकता है। ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि आम आदमी की तरह, आम आदमी सुरक्षित, अरे भाई आम आदमी सुरक्षित रहे। और अगर एक बार देश में तो आपकी सरकार अभी बनने चाहिए, फिलहाल हालात ऐसे नहीं। आज चेयरमैन साहब के, मैं नेता का वो सुन रहा था वीडियो, उन्होंने किलो को लीटर बोल दिया। बताओ, कहीं न कहीं उस आदमी से गलती हो जाती है। और एक बार गलती होती है, विरोधी लेके ऐसा टिकते हैं कि वो पूरा टोल वही होता है। वो निश्चित रूप से इनके, जब तक ये लोग ऊपर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कांग्रेस को एक बार नए सिरे से नई कांग्रेस बनानी पड़ेगी इनको मिलकर। क्योंकि अभी ये तो पूरा मामला, रोज जांच होगी, रोज ईडी जाएगी, रोज सीबीआई जाएगी। ये भी रैलियां करके थक जाएंगे। कब तक उनको बचाने की रैलियां करते रहेंगे? एक जाएगा तो दूसरा, तो तीसरा। अगर कोई ईडी जांच करे तो मेरी करे ईडी जांच। ईडी उसकी जांच करती है जिसके पास कुछ होता है, समझ गया आप? कुछ होएगी उसकी, ईडी क्या जांच करेंगे? ईडी वाले ज्यादा से ज्यादा है तो 2-4 पैंट शर्ट और 2-4 मोजे जूते मिल जाए, उसे ईडी क्या करेंगे ले जाके? ये ईडी और सीबीआई का डर हनुमान बेनीवाल को नहीं लगता। और ये आपने अच्छी तरीके से देखा है बार बार। वैसे एक बात, आप मेरे से रोज हर 10 दिन में लाइसेंस रिन्यू करवाते हो। कोई भी बात होती है ना इस देश प्रदेश के अंदर, तो बच्चे मुझे जरूर कहते हैं, हनुमान जी आपका बयान नहीं है इस मामले में। अरे लोगों को तो बयान आ रहा है, मैं तुम्हारा जीवन समर्पित कर दिया, हर चीज का रिन्यूअल तो मेरे से मतलब आधे घंटे के अंदर अपडेट लेते रहते। और या फिर ऐसा करो कि सोशल मीडिया पे एक दिन मैं बयान दे दूं और फिर मैं सो जाऊं, फिर बना दोगे क्या सरकार? जब तुम चाहोगे जैसा बयान दे दूंगा, बोलो। फिर बैठे बैठे वोट मिल जाएंगे, सारी सीटें की करो क्या? मुझे भी चाहते हो, मेरी परिस्थिति भी देखो। एक व्यक्ति किस तरह अपनी पार्टी को बचा के लड़ाई लड़ रहा है। मेरी पार्टी पे तो गहलोत की नजर भी है, मोदी की नजर भी है कि हनुमान की पार्टी को तोड़ो। ये जिंदा कैसे बच गई? ये पार्टी कैसे रह गई? बीटीपी को तोड़ दिया, लोकदल का विलय कर लिया। और बसपा के लोग तो इतने बिकाऊ है कि पिछली बार भी 6 के 6 हाथी पे चढ़ के आए थे और मायावती को अपनी बहन बताया, माँ बताया, तो भागे कांग्रेस के अंदर। और अब की बार भी 6 के 6 वही लोग वापिस चले गए कांग्रेस पार्टी के अंदर। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो किसान के आशीर्वाद से, किसान के बेटों के जो जज्बे जुनून से बनी, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से बनी पार्टी है, जिसकी तरफ न तो मोदी की नजर पड़ी न गहलोत की। अगर प्रयास भी किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वो तोड़ नहीं पाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा तक, इस राजस्थान ही नहीं, देश के किसी कोने के अंदर अगर अन्याय अत्याचार होता है, देश के किसी कोने के अंदर अगर किसान तकलीफ में होता है, दलित तकलीफ के अंदर होता है, तो हनुमान बेनीवाल उसकी आवाज बनके देश की सरकारों को हमेशा चुनौती देता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। चूरू से आपका भादरा नजदीक हनुमानगढ़ जिला शुरू हो जाता है। चूरू अगर जग गया तो समझो राजस्थान जग गया। चूरू जग गया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 125 सीटें राजस्थान के अंदर लेकर आएगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आप तो यह तय कर लें कि चूरू जिले की 6 की 6 सीट हम आरएलपी के खाते में डाल देंगे। भाइयों, उस दिन मैं आपको बता दूंगा, अगर ये माहौल आपने आने वाले 3-4 महीने के अंदर राजस्थान में बना दिया कि हमें
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी मंजूर नहीं, यहाँ का नौजवान आरएलपी को वोट करेगा, उस दिन 125 पे आप होंगे, बीजेपी का पता नहीं लगेगा और कांग्रेस पता नहीं कौन से नंबर के अंदर होगी। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी भी लोग प्रदेश में कहने लगे कि अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस तो थर्ड चली जाएगी, मुकाबला बीजेपी और आरएलपी का होगा। ये तो कहने लगे लोग बाजार के अंदर, बातें में आने लगे, लेकिन मुकाबले का हमें फायदा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जीत हमारी 23 में जीत कैसे हो ये तय कर लो आप। मैं तो 13 से 18 और 18 से 23, अब 23 से आप 28 में ले जाओगे तो या तो मेरी उम्र रोक दो, किसी को कहते उम्र वही रह जाए, तुम 28 की लड़ाई लड़ लोगे, उम्र भी तो बढ़ रही है साथ साथ। भाइयों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे कल बड़े प्रोग्राम है, आपकी बड़ी इच्छा थी, गोदारा जी और ये सारी टीम वहाँ मुझे लेने के लिए, शान साहब ये सब लोग वहाँ नागौर मेरे घर पे आए। मैंने इनको वादा किया, वैसे मैंने कहा मैं 4 तारीख को नहीं आ पाऊंगा, जिद कर ली इन लोगों ने। सरदार से मेरा लगाव भी है, आरएलपी पार्टी को आपने समर्थन भी दिया, वोट भी दिया, और अच्छा लगा कि सारे नौजवान नेता हमारे कांग्रेस पार्टी से लेकर सारे चौधरी साहब और सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं।